नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। तो देख लेते हैं आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं दोस्तों। देखिए, इन्फ्लेशन है, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, फॉरेक्स रिजर्व, कुछ इकोनॉमिक्स की शब्दावली है जिसके बारे में हम जानेंगे। ईडी, सीबीआई, एनआईए और एनसीबी जैसी संस्थाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। मंडल कमीशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी काउंसिल और आरआरबी, ये हमारे 5 आज के टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, न्यूज क्या है। न्यूज यही है कि जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन है, संसद के मानसून सत्र में अपोजिशन के सवालों का जवाब दे रही हैं। इसमें से हमने अपना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है वो निकाल लिया है। देख लेते हैं क्या है। The debt to GDP ratio of many countries, including the US, is in a triple digit. जो यूएस का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो हम जानेंगे दोस्तों। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है? ये किसी भी देश की जीडीपी से उस देश द्वारा लिए गए लोन या डेब्ट का रेशियो है, अनुपात है। तो यूएसए का कितना है? ट्रिपल डिजिट में है। और हमारा कितना है? 56.29। यही हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है। इंडिया इज इन ए फार बेटर पोजीशन देन इट्स पीयर्स, इंडियन इकोनॉमी शोइंग वेरी पॉजिटिव साइंस। तो हमारा जो कर्ज जीडीपी अनुपात है वो कितना है? 56.29% है। तो हम बेहतर स्थिति में। आगे चलते हैं। बांग्लादेश आईएमएफ से कितना कर्ज मांग रहा है? 4.5 अरब डॉलर। श्रीलंका 3.5 अरब डॉलर। पाकिस्तान 7 अरब डॉलर। जबकि भारत की ऐसी स्थिति नहीं है। तो वित्त मंत्री ने बताया कि हमारी स्थिति बेहतर है बाकी सब देशों से यदि हम कंपेयर करें तो हम जान लेंगे इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन इज ए जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि है। हम इसको सामान्य भाषा में समझेंगे। मान लीजिए आज आपने 100 का नोट बचत करके रख लिया और आज 100 के नोट से कुछ मान लीजिए वस्तुएं आ रही हैं, मान के चलिए 2, कोई भी वस्तुएं मान लीजिए, और आप सोचो कि उस 100 के नोट को हम आज खर्च ना करके 10 साल बाद खर्च करें। तो आप सोचिए क्या इतनी ही वस्तुएं आ पाएंगी 100 के नोट में? नहीं दोस्तों, आगे महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस 100 के नोट की जो कीमत है, जो आज है, जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, वो घट जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आगे चलते हैं। रिसेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिक्रीज इन एक्टिविटी थ्रू आउट द इकोनॉमी। यह पहला चरण है और इसकी विशेषता संपूर्ण अर्थव्यवस्था में गतिविधि में कमी है। यह खुद को अलग अलग तरीकों से प्रकट कर सकता है, जैसे कम उत्पादन स्तर, प्रोडक्शन कम हो जाता है। कब? मंदी के दौरान, रिसेशन में। कम नौकरियां, बेरोजगारी बढ़ जाती है। उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा कम खर्च, मतलब यहां पर डिमांड कम हो जाती है। तो रिसेशन को देख लिया हमने। अब चलते हैं स्टैगफ्लेशन। एक वर्ड आया था इसमें, स्टैगफ्लेशन, उसके बारे में जान लेते हैं। धीमी वृद्धि, उच्च बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों की अर्थव्यवस्था एक साथ यदि प्रकट हो तो उसको क्या कहेंगे हम? स्टैगफ्लेशन। क्या क्या? स्लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग प्राइस। तो इसको क्या कंडीशन बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन। अब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हमने देखा था पीछे, तो ये क्या है? किसी देश के सार्वजनिक ऋण का उसके सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात को क्या कहते हैं? डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इज द रेशियो ऑफ अ कंट्रीज पब्लिक डेब्ट टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको जीडीपी के बारे में पता ही है, किसी देश की सीमा के भीतर निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टैगफ्लेशन से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है। हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, डिमांड शॉक एंड
सप्लाई शॉक। तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। अब आया था फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व क्या है? दीज रिजर्व आर असेट लाइक फॉरेन करेंसीज। क्या? फॉरेन करेंसीज, गोल्ड रिजर्व एंड ट्रेजरी बिल्स, विदेशी मुद्राएं, स्वर्ण भंडार और ट्रेजरी बिल। इनको रखता कौन है अपने पास? आरबीआई या केंद्रीय बैंक। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक इनको अपने पास रखता है, फॉरेक्स रिजर्व को। तो आपने देख लिया फॉरेक्स रिजर्व। अभी फॉरेक्स रिजर्व के बारे में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में सम्मिलित किया जाता है। तो आप इनमें से डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी, बोथ, ओनली गोल्ड। तो आपने अभी पढ़ा है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला चलते हैं हम, बिग ब्रदर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मतलब इसमें बताया है, ये एक एडिटोरियल आया आज के इंडियन एक्सप्रेस में। इसमें जो हमारी केंद्रीय संस्थाएं हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी हैं, जैसे ईडी है, उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे स्टेट की पुलिस का महत्व कम होता जा रहा है। तो इसी के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल है। हमने अपने काम की चीजें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको निकाल लिया है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले ईडी। ईडी को हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था, आज भी देख लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है, जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने, आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ईडी को हमने पढ़ लिया है। अभी एनआईए, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फुल फॉर्म पढ़ लिया आपने। इज द प्राइमरी अंडर टेररिस्ट टास्क फोर्सेज ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कार्यबल है। एजेंसी को गृह मंत्रालय, किससे? गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको राज्यों से विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटने का अधिकार है। तो एनआईए के पास केवल गृह मंत्रालय का क्या होना चाहिए? लिखित उद्घोषणा होनी चाहिए बस। और ये राज्य की विशेष अनुमति के बिना आतंकवाद से जुड़े संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए उस राज्य में जा सकती है। अभी एनआईए एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियमन के साथ अस्तित्व में आई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा? 2008। बेसिकली जब 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में, तो उसके बाद इस संस्था को लाया गया आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण केंद्रीय जांच एजेंसी है। अब आ गया सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। यह कार्मिक, कौन सा मंत्रालय? कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है सीबीआई। आगे पढ़ते हैं। मूल रूप से रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार की जांच के लिए। यह कब स्थापित हुआ था? 1965, 1965 में भारत सरकार द्वारा लागू केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहुराज्य संगठित अपराध, बहु एजेंसी या अंतरराष्ट्रीय मामलों की जांच के लिए विस्तारित अधिकार क्षेत्र प्राप्त हुआ है। तो आप देख लीजिए किस किस काम के लिए है और कब हुआ है। 1965 में एक कमेटी बनी थी, कौन सी? संथानम कमेटी। संथानम कमेटी की सिफारिश पे 1965 में एजेंसी को कई आर्थिक अपराधों, विशेष अपराधों, भ्रष्टाचार के मामले और अन्य मामलों की जांच के लिए जाना जाता है। सीबीआई को सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, कौन सा? 1946। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से शासित है। मतलब इसको जो सीबीआई को पावर्स मिली हुई हैं इस अधिनियम के तहत मिली गई हैं। और किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले
अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। एनआईए को विशेष सहमति की आवश्यकता नहीं थी, परंतु सीबीआई को विशेष सहमति लेनी पड़ती है। आगे चलते हैं। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज एन इंडियन सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। एजेंसी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने का काम सौंपा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 17 मार्च 1986 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के पूर्ण कार्यान्वयन की सक्षम करने और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के माध्यम से इसके उल्लंघन से लड़ने के लिए बनाया गया था। विच कमेटी रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आपको आंसर बताना है। संथानम, राजमन्नार, पुंछी एंड नन ऑफ दीज। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज है कास्ट सेंसेज, जाति आधारित जनगणना के ऊपर है, जो कि आगे देखते हैं हम क्या है। जाति जनगणना के साथ क्या मुद्दा है, पढ़ते हैं क्या मुद्दा। अभी तक जाति आधारित आरक्षण 1931 में ही जाति जनगणना पर आधारित है। 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसके ऊपर ही अभी आरक्षण आधारित है। इसी जनगणना के आधार पर ओबीसी के लिए कितना 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। कौन सा रिपोर्ट? मंडल आयोग की रिपोर्ट भी इसी पर आधारित है। केंद्र ने 2011 से 2015 के बीच एक और जाति जनगणना करवाई, पर उस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, तो इसी में यह बताया गया है। आगे चलते हैं। मंडल आयोग, मंडल आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको मंडल आयोग को द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अधीन जनता पार्टी सरकार द्वारा सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक जनादेश के साथ स्थापित किया गया था। मंडल आयोग के बारे में जाना। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल, जो कि उस समय भारतीय सांसद थे, जातिगत भेदभाव के निवारण के लिए लोगों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया और पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए 11 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का उपयोग किया। 1980 में इस तर्क के आधार पर किया कि जाति, सामाजिक, आर्थिक संकेतकों के आधार पर पहचाने जाने वाले अन्य पिछड़े वर्ग की भारत की आबादी कितनी 52% थी, और आयोग ने रिपोर्ट ने सिफारिश की कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत कितना 27% नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की कुल संख्या 49% हो गई। अभी आगे चलते हैं। एक प्रश्न है, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज कमीशन, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, जनजातीय लोगों के अधिकारों के लिए आयोग, भारत में पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए आयोग, समाज के वंचित वर्गों के लिए आयोग। आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला 3 रीजंस वाई जीएसटी कलेक्शन आर सर्जिंग, मतलब इसमें 3 रीजंस बताए गए कि जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ा है। न्यूज देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के रोल आउट के बाद से दूसरा उच्चतम स्तर जुलाई के लिए सकल जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 20% बढ़कर कितना 28% बढ़कर 1,48,995 करोड़ रुपए, मतलब अब तक का दूसरा सबसे बड़ा बढ़ा हुआ स्तर है ये। उच्च मुद्रास्फीति दर, इसके कारण बताएं। उच्च मुद्रास्फीति दर और आर्थिक सुधार,
के कारण खपत पैटर्न में उछाल आया है। मतलब क्या हुआ है? द हाई इन्फ्लेशन रेट एंड बायंसी इन द कंजप्शन पैटर्न ट्रिगर्ड बाय द इकोनॉमिक रिकवरी। चोरी रोधी गतिविधियों के खिलाफ अधिक प्रवर्तन कार्रवाइयों के साथ अलोंगसाइड द ग्रेटर इन्फोर्समेंट एक्शंस अगेंस्ट एंटी इवेजन एक्टिविटीज। तो ये सब चीजें बताई गई हैं कि क्यों बढ़ा है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जीएसटी अधिनियम के तहत राज्यों को इसके लागू होने के बाद 5 साल के लिए कराधान व्यवस्था के कार्यान्वयन के कारण होने वाले नुकसान के लिए आधार वर्ष 2015-16 से 14% की, कितने 14% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर मुआवजे की गारंटी दी गई थी। राज्यों को जो नुकसान होता था उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने ये 14% की चक्रवृद्धि ब्याज के साथ गारंटी दी थी, जो कि इसकी अभी अवधि 30 जून को समाप्त हो गई। पर अभी केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं की है। अभी जीएसटी परिषद की मीटिंग हुई थी, उसमें कोई इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। तो न्यूज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये हो गई अपनी। अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए संवैधानिक निकाय है। क्या है? जीएसटी परिषद। तो ये जीएसटी परिषद को लेकर न्यूज है, जीएसटी काउंसिल। 101वें, कौन सा? 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। सदस्य सभी 28 राज्यों, 3 संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री, अर्थात कुल मिलाकर 31 टोटल सदस्य 31 होते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। यह एक संघीय निकाय के रूप में जाना जाता है। केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान के 75% भारित बहुमत से, यानी 3/4 बहुमत के बाद लिया जाता है। भारित बहुमत सिद्धांत केंद्र सरकार का मान 1/3 और राज्य सरकारों का मान 2/3 वोट माना जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया। क्वेश्चन, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस द अमेंडमेंट। अभी बताओ आपको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आई थी जीएसटी? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं। सस्टेनेबिलिटी पुश गवर्नमेंट आस्क आरआरबी। अब इसमें आरआरबी का डिजिटलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है, तो आरआरबी को लेकर न्यूज है, वो देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश, कौन सी? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1975 की, जो नरसिम्हन समिति कब बनी थी? 1975 में। किसके लिए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए। 26 सितंबर 1975 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 द्वारा इस अध्यादेश को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, ध्यान रखना है इसको, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़कर उनका विकास करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में लघु सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कलाकारों तथा छोटे उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहयोग प्रदान करना था। यह इसका एक उद्देश्य था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के सहयोग से किया जाता है। तो इसकी हिस्सेदारी बताई गई है, केंद्र सरकार की 50%, दूसरी राज्य सरकार की 35% और प्रायोजक भारत सरकार की 50%, प्रायोजक बैंकों की 35% और राज्यों की हिस्सेदारी 15% होती है। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूती प्रदान करने और इनके पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए 2011 के बाद सरकार ने 3 चरणों में इन बैंकों के समेकन की शुरुआत की, जिससे देश में कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
196 से घटकर 45 रह गई। अभी आरआरबी के नुकसान का एक प्रमुख कारण बताया गया है कि इसमें कई शाखाओं के पास पर्याप्त व्यवसाय ही नहीं है, क्योंकि वो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी सरकार की योजनाओं की पेशकश पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, उनके ऊपर इनका फोकस है। आरआरबी को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने के लिए सुधारों के हिस्से के रूप में केंद्र ने उन्हें अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने और एमएसएमई क्षेत्र को उच्च ऋण के माध्यम से अपने क्रेडिट आधार का विस्तार करने सहित डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने के लिए कहा है। यह आज की आरआरबी के बारे में न्यूज हो गई। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रीजनल रूरल बैंक, बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो खत्म हो चुके हैं। अभी देखेंगे, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़े आपने। सबसे पहले हमने देखा था क्या, सबसे पहले देखिए इन्फ्लेशन को पढ़ा था, फिर रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, फॉरेक्स रिजर्व, चारों संस्थाओं के बारे में, ईडी, सीबीआई, एनआईए और एनसीबी। मंडल कमीशन के बारे में पढ़ लिया, जाति आधारित जनगणना, जीएसटी काउंसिल के बारे में और आरआरबी के बारे में। अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार और देख लेना है, जिससे कि आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मेरी ये उम्मीद है कि यह टॉपिक मेरे द्वारा समझाएगा आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेकर के आएंगे। मैं आपको इसी तरह के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता रहूं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों आगे मिलते हैं हम नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।